इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये चेंज करना पड़ा और टैक्स ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स इंक्लूड्स टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एनी अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन। Welcome to Tax by KK. Join our channel to master 250 hours of GST at rupees 199 per month. तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग केरला हाई कोर्ट का एक जजमेंट है वो कर रहे हैं आपके साथ। तो हाई कोर्ट ऑफ केरला WA नंबर रिट अपील नंबर 1659 ऑफ 2024, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इज द पिटिशनर और जो लॉयर हैं वो अरविंद पी सत्तार है। तो इसको करने से पहले मुझे एक बात बताइए, ये बेसिकली पूरा जो केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है वो कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी के ऊपर है और ये म्यूचुअलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको जीएसटी लॉ ने किस तरह से उसको टैक्सेबल किया है और उस जीएसटी लॉ को ही चैलेंज कर दिया गया इस केरला हाई कोर्ट जजमेंट में और फेवर में आया। तो ये नाम क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी। नाउ व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी? ये इनकम टैक्स में भी है कि आप खुद अपने आप से कोई इनकम जनरेट कर नहीं सकते, इसलिए इसलिए इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन 28 देखेंगे, फिर उसके कुछ एक्सेप्शंस देखेंगे, तो उसमें ये बातें लिखी हुई है। लेकिन ये म्यूचुअलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं एकदम बेसिक से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाया करता था, हमारे ऑफिस में 2 स्टाफ काम करते थे, मान लीजिए ए और बी। एक दिन आए, बोला सर अब हम लोग अपना एक स्टार्टअप करेंगे। हम लोग क्या करोगे स्टार्टअप में? ए और बी बोल रहा है। मैंने पूछा तो ये बोल रहा है कि सर हम जूस की दुकान खोलेंगे। हम लोग ठीक है। सर आपको भी आना है? हम लोग ठीक है, ओके। तो इन दोनों ने मिलके एक जूस की दुकान खोली, ए और बी ने। मैं पहला कस्टमर था, मैं चला गया, मैंने इनको 50 रुपए दिए और ए ने मुझे जूस बना के दिया, पिया और मैं फिर दूर खड़ा होकर कुछ काम करने लगा, इनको वॉच कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। और ए कहता है कोई कस्टमर आ नहीं रहा है, तो बी को कहता है कि तुम जूस बनाओ, ये मेरे पास 50 रुपए है, ये 50 रुपए इसको दिया। फिर वैसे ही फिर बी ए को कहता है कि यार कोई आ नहीं रहा है, चलो मैं पिला देता। तो ये दोनों एक दूसरे को जूस पिलाते रहे, जूस का स्टॉक खत्म हो गया, लेकिन इनकम वहीं की वहीं है। कितने रुपीस? 50। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी। अगर इसको आप इसमें आए एक्चुअल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में, तो क्लब कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी, जो आर्मी के कैंटीन्स चलते हैं, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी। अब इसमें क्या होता है, क्लब्स कैंटीन में ए बी सी बहुत सारे 100 लोग मिलते हैं, एक मेंबरशिप फीस देते हैं और कुछ गुड्स खरीदते हैं और फिर वो गुड्स आपस में ही बेच रहे हैं। तो क्या इनकम जनरेट होगी? नहीं होगी, क्योंकि आपस में ही ये ट्रांजैक्शन हो रहा है। लेकिन यही अगर थर्ड पार्टी को बेचने लगे तो इनकम जनरेट हो जाएगी, तब इनकम टैक्स भी लगेगा। तो जब आप एक्सेप्शन में देखेंगे तो थर्ड, उसमें कुछ लिखा हुआ भी है, मैं तो भूल गया। If you are selling to a third person, not amongst the group of members, then income arises and income tax is chargeable. अब ICAI, ICSI, CWA प्लस IMA ये लोग क्या करते हैं, अपने ग्रुप मेंबर्स के लिए एक स्कीम चलाते हैं। मान लीजिए इंश्योरेंस स्कीम चला ली अपने ग्रुप मेंबर्स के लिए, तो ये सारे ग्रुप मेंबर्स मिले, इन्होंने एक स्कीम खरीद ली और इस सब में इसमें कंट्रीब्यूट किया। मान लीजिए 2 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए, 2 करोड़ को फिक्स डिपॉजिट कर लिया, ये इनकम जनरेट हो रहा है। इनमें से किसी को कुछ हो जाता तो इसी में से इनको पैसे दिए जाएंगे। तो वेदर दिस कंट्रीब्यूशंस बाय मेंबर्स टू दैट ग्रुप ICI, ICSI या IMA इज टैक्सेबल और नॉट, ये कहानी है। इसमें एक बात और है, मुझे एक बात बताइए, व्हेन यू ICAI या IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ICSI, ICWI, these are incorporated entity or not? Yes or no? These are incorporated entity or not? यस सर, और स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो इवन इफ दे आर स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी अप्लाइज, कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी एक्सप्लाइज। ये हम केरला हाई कोर्ट के जजमेंट में अभी पढ़ेंगे भी आपके साथ। मैं डेफिनेशन ऑफ पर्सन में एक बार देखता हूं, इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी, ये भी नहीं। ट्रस्ट एंड सोसाइटी एज डिफाइंड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, और मुझे लगता है कि अगर इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी है तो बॉडी कॉर्पोरेटेड कंपनी में भी
पॉसिबल है। तो लेट अस सी कि ये हो क्या रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी प्री जीएसटी रिजीम में Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just for $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level. वेदर द कैंटीन अपने ही मेंबर्स को गुड्स बेचती है तो टैक्सेबल है या नहीं, प्री जीएसटी रिजीम। नहीं है सर। टैक्सेबल तो है, गुड्स टैक्सेबल है आफ्टर 46th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यस, तो हुआ क्या था कि वैट रिजीम में दे वांटेड टू levy sales tax on the sale of these goods. Again, the concept of mutuality was applied, and they said that these goods are not subjected to sales tax because of the concept of mutuality. आप अपने आप को ही बेच रहे, there is no sale, there are no two parties, दो पार्टी नहीं है, two separate legal entity है ही नहीं, इसीलिए नहीं लगेगा। इसके बाद क्या हुआ, they amended the constitution, और उसमें दे रोट इन आर्टिकल 366 सब आर्टिकल 29A कि सेल ऑफ गुड्स इज डीम्ड सेल ऑफ गुड्स बाय ए क्लब टू इट्स ओन मेंबर्स इज डीम्ड सेल ऑफ गुड्स। मैं वो निकाल भी लेता हूं। डेफिनेशंस इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन unless the context otherwise requires. Now this line is very important. The following expressions have meanings hereby respectively assigned to them, that is to say 12A में goods and service tax है, इसको बाद में देखेंगे। 29A देखिए, टैक्स ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स, देखिए याद रखिएगा इसमें सर्विसेज नहीं लिखा हुआ है। टैक्स ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स इंक्लूड क्या, ए टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स बाय any unincorporated association or body of person to a member thereof for cash, deferred payment or any other valuable consideration। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा और यहां पर लिखना पड़ा कि टैक्स ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स इंक्लूड्स कि अगर अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन या बॉडी ऑफ पर्सन टू ए मेंबर अगर गुड्स सेल करता है तो उसको हम सेल ऑफ गुड्स मानेंगे, सेल और परचेज ऑफ गुड्स मानेंगे। मुझे एक बात बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की क्या जरूरत थी? वो डायरेक्ट अपने वैट लॉज में ही लिख देते कि इट इज डीम्ड सेल। हेलो, चलिए वो जो पॉइंट मैं फिर से बोल रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको सर ये है, हाँ, वैट स्टेट वाइज सेल था, हाँ, और ये केंद्रीय कानून में उन्होंने परिवर्तन किया ताकि हर स्टेट पे ये लागू हो सके। ओके, वैट में केवल एक स्टेट भर के ऊपर था ना, तो फिर तो ये डिस्प्यूट होता। ठीक बात। तो अभी हम लोग केरला हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ेंगे। बोला कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी इज रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम वे बैक, मतलब बहुत समय से वो रिकॉग्नाइज किया गया है, तो इसको आसानी से ओवरराइड नहीं किया जा सकता था। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये चेंज करना पड़ा और टैक्स ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स इंक्लूड्स टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एनी अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन टू ए मेंबर देयरऑफ फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और ये डेफर्ड पेमेंट वाली भी चीज जो है वो जीएसटी में यही पहले डेफर्ड पेमेंट कहाँ था? डेफर्ड पेमेंट मतलब उधार हो गया है। अब आप ये सोच के देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स बाय क्लब टू इट्स ओन मेंबर्स ये सर्विसेज के लिए नहीं आया है, ये सिर्फ गुड्स के लिए आया है। अब जहाँ जीएसटी में आते हैं, जीएसटी में जैसे सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो आरडब्ल्यूए को देख लीजिए, एक परफेक्ट एग्जांपल है। हाँ, तो अब जीएसटी में क्या हुआ, अब जीएसटी में इन्होंने क्या लिखा, ये सबसे पहले जीएसटी में किसी भी टैक्सेबल इवेंट को अराइज करने के लिए कौन कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए, जरा बताइए तो मेरे को, कौन कौन से कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए? टैक्सेबल इवेंट सेक्शन 9 में है, सेक्शन 9 कहता है सप्लाई होना चाहिए, सप्लाई सेक्शन 7 में है, एंड सप्लाई इंक्लूड से स्टार्ट हो रहा है ना, सप्लाई इंक्लूड सेल, परचेज एक्सेट्रा। तो बट व्हाट इज सप्लाई, इट इज नॉट गिवन। They have said that the supply, by way of example, there are sale, exchange, license, franchisee, etc. But what is actually supply? So what is actually supply is a transaction between two parties.
एक कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, जहां पर ए रहेगा, बी रहेगा, ए सर्विसेज देगा, बी कंसिडरेशन देगा। लेकिन जब दो पार्टी है ही नहीं तो सप्लाई कैसे हो सकता है? तो क्लब अगर अपने ही मेंबर्स को गुड्स बेच रहा है या सर्विसेज बेच रहा है तो दो पार्टी कहां है? देयर आर नो टू पार्टीज। इफ देयर आर नो टू पार्टीज, हाउ कैन सप्लाई टेक्स प्लेस? दैट इज नॉट पॉसिबल। तो उन्होंने क्या किया, अच्छा सप्लाई के साथ साथ बिजनेस होना चाहिए, पर्सन के डेफिनेशन में भी होना चाहिए, ये सब तमाम बातें हैं। अब बिजनेस है या नहीं है क्लब सेलिंग गुड्स और सर्विसेज या प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स, तो बिजनेस का डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 में, उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। आइए, तो सबसे पहले जैसे सप्लाई आप देख रहे हैं, हाँ तो शेड्यूल 1 में जो चौथी नंबर की जो बातें हैं, जहां वो कहता है अगर वो रिलेटिव पर्सन है, भले सप्लाई ना हो, लेकिन हम उसको मानते हैं कि सप्लाई है, तो वहां तो वो लाए, लेकिन वो बहुत स्पेसिफिक लाए शेड्यूल 1 का। इसमें तो विदाउट कंसिडरेशन की बात कर रहा है ना वो तो। हाँ, आखिर वो सप्लाई तो बना दिया ना, जब कंसिडरेशन ही नहीं है। इसके बाद भी उन्होंने कहा कि मैं इसको डीम्ड सप्लाई मानूंगा। करेक्ट करेक्ट, ठीक है ठीक है ठीक है। तो वहां लाए तो जरूर कॉन्सेप्ट, लेकिन बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट लाए। चलिए आइए, प्रोविजन बाय ए क्लब। अब देख रहे हैं, प्रोविजन बाय ए क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी और एनी सच बॉडी फॉर सब्सक्रिप्शन और एनी अदर कंसिडरेशन ऑफ द फैसिलिटीज और बेनिफिट्स टू इट्स मेंबर्स एज द केस में बी विल बी ट्रीटेड एज बिजनेस। देखिए, बिजनेस का दो पार्ट बताया था। पार्ट 1 जनरल है, ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। पार्ट 2 स्पेसिफिक है, अगर ये कंडीशन नहीं भी सेटिस्फाई करती है तो भी if it falls in these clauses, it will be treated as business. So RWA covered, IMA covered, ICI covers, everything is covered. And एक बात समझिए, प्रोविजन बाय क्लब ये सर्विसेज के बारे में बात कर रहा है, गुड्स के बारे में कौन बात कर रहा है? पार्ट 1 या पार्ट 2? इफ क्लब इज सप्लाइंग गुड्स टू इट्स मेंबर्स, वेदर इट इज अ बिजनेस और नॉट, पार्ट 1 बात कर रहा है या पार्ट 2 बात कर रहा है? प्लीज बताइए। अगर आप उसको देख रहे हैं तो ये ऊपर वाला ही है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी कवर्ड हियर इन पार्ट 1 जनरल because sale of goods to its own members is in the nature of trade, commerce or manufacture. Therefore, it is covered here in part 1. And Constitution of India also supports it. In part 2 जब specific में आ गए हम लोग और यहाँ लिख रहा है and it is only for services, then it means that this supply of services by club to its own members is a deemed business. जैसे ये वाला services supplied by a person as the holder of an office which has been accepted by him in the course of his furtherance of trade, profession or vocation. जैसे डायरेक्टरशिप का पोजीशन वो यही है। तो मैं अगर किसी कंपनी का डायरेक्टर, इट इज नॉट ए बिजनेस, लेकिन उसको बिजनेस बनाया गया, दैट इज द स्पेसिफिक क्लॉज। और मैं अगर इसमें लिखना चाहूं तो शुड आई राइट डीम्ड बिजनेस, ट्रीटेड एज डीम्ड। तो अब म्यूचुअलिटी कॉन्सेप्ट में क्लब प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इट्स ओन मेंबर्स इज ट्रीटेड एज बिजनेस। नाउ द प्रॉब्लम इज हाउ टू सॉल्व टू पार्टीज। तो टू पार्टीज कैसे सॉल्व किया इन्होंने स्कोप ऑफ सप्लाई में सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में डबल ए का एक क्लॉज इंसर्ट किया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022। और इस क्लॉज में देखिए क्या लिखा, म्यूचुअल ट्रांजेक्शन सप्लाई इंक्लूड्स द एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन बाय ए पर्सन other than an individual to its members or constituents or vice versa for cash, deferred payment or other valuable consideration. Hello, supply includes the activities or transaction by a person other than an individual to its members or constituents or vice versa for cash, deferred payment or other valuable consideration. For explanation insert कर रहे हैं as if this is effective from 1st July 2017. For the purposes of this clause, it is hereby clarified that notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, कोई बाकी कानून में, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, जीएसटी का कानून कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड नहीं कर सकता, और एनी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट, ट्राइब्यूनल और अथॉरिटी, द पर्सन एंड इट्स मेंबर्स और constituents shall be deemed to be two separate persons, and the supply of activities or transaction inter se shall be deemed to take place from one such person to another. इसमें यहां पर includes activities और transactions लिख रहे हैं, यहां अगेन एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस लिख रहे हैं। गुड्स में तो कोई झगड़ा नहीं है,
जो भी झगड़ा है सर्विसेज में ही है। अब मुझे एक बात बताइए, म्यूचुअलिटी का कॉन्सेप्ट गुड्स के लिए और सर्विसेज के लिए, अगर मैं इसको इस तरह से देखूं, म्यूचुअलिटी का कॉन्सेप्ट मैं आपसे पूछूं, आप बताते जाइएगा। म्यूचुअलिटी का कॉन्सेप्ट गुड्स के लिए और सर्विसेज के लिए, मुझे एक बात बताइए, क्या म्यूचुअलिटी का कॉन्सेप्ट गुड्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इग्नोर कर दिया गया? यस और नो? क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इस म्यूचुअलिटी के कॉन्सेप्ट होने के बावजूद इसको सेल ऑफ गुड्स माना गया? यस और नो? माना गया सर, माना गया। यस। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में गुड्स के बारे में लिखा हुआ है, इसीलिए वैट के लॉ में इनको नहीं लिखना पड़ा कि सेल ऑफ गुड्स बाय मेंबर्स टू इट्स मेंबर्स विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड सेल, या लिख भी दे तो क्या फर्क पड़ता, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सपोर्ट तो कर ही रहा है। दो इट इज नॉट एक्चुअल सेल बट इट कैन बी ट्रीटेड एज डीम्ड सेल बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सपोर्टिंग इट। इट इज बिजनेस, डीम्ड बिजनेस. It is a transaction between two parties deemed as two parties. But what about services? सर्विसेज में कुछ भी नहीं लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जीएसटी लॉ में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया, इट इज डीम्ड बिजनेस, इज इट डीम्ड ट्रांजेक्शन बिटवीन टू पार्टीज। अब इस लॉ को चैलेंज करने के लिए क्या आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट में चाहिए, बताइए? इस लॉ को चैलेंज करने के लिए क्या आर्ग्यूमेंट्स? जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं है तो आप यहाँ ले कैसे आए? तो ये पूरा का पूरा हाई कोर्ट ऑफ केरला ने इतना अच्छे से लिखा है, इतने अच्छे से समझाया है, और केरला हाई कोर्ट एग्रीड, यस दिस लॉ इज ओवरराइडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अल्ट्रा वायर्स एंड इट क्वैश। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट में भी एक्सेप्ट हो जाता है तो क्लब्स providing services to its own members will never see a light of day in GST, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड फिर से करना और फिर से वो लेके आना बहुत मुश्किल काम है। मे बी पार्लियामेंट, क्योंकि रेवेन्यू, गवर्नमेंट के रेवेन्यू का मामला है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आ जाएगा, लेकिन फिलहाल तो चांस बहुत कम लग रहा है। करेंगे ही करेंगे और एक साथ 17 से करेंगे। तो एक बार फैक्ट्स पढ़ते हैं। IMA runs various mutual schemes for the benefit of doctors. The petitioner runs various mutual schemes for the benefit of members, doctor, example social security schemes और SSS, professional disability support services, आपके CA इंस्टीट्यूट, lawyers, ये सब ICSI ये सब रन करते हैं। Professional protection scheme, Kerala health scheme, all the schemes are to support fellow doctors, while one or two schemes support their prescriber. The writ petitioner bona fide believed that it was not liable to pay GST on services rendered by it to its members under the aforesaid scheme, since it was well settled through a line of precedents that the principle of mutuality would insulate services rendered by club public association to its members from the levy of GST. Because of concept, मैंने जूस का एग्जांपल ले लिया, there is no tax on supply made by members to its members. Now 217E में deemed business, section 7 subsection 1 clause AA में deemed supply of service between two parties with retrospective effect 1 जुलाई 2017. What is supply? Plain meaning है two parties होना चाहिए, supply between two distinct person, goods और services, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में ये जीएसटी लॉ है बिटवीन सेम पर्सन, ये तो मतलब इसको कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब, बिकॉज टू डिस्टिंक्ट पर्सन है, सेपरेट एंटिटी है, लेकिन बिटवीन सेम पर्सन गुड्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जीएसटी में ऑटोमेटिकली आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सर्विसेज के लिए नहीं लिखा हुआ तो यहाँ कैसे आ सकता? दैट्स व्हाई वैलिडेटिंग स्टैट्यूट विल नॉट सफिस। बट अब मैं क्या करता हूँ, आपके साथ जजमेंट पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग का ओपिनियन चाह रहा हूँ, प्लीज बताइए। ये एक चीज क्लियर करिए, जो शेड्यूल 1 की जो फोर्थ कंडीशन है, रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन, हाँ, क्या IMA, ICSA और ये सारी चीजें, हाँ, क्या डिस्टिंक्ट पर्सन में नहीं आएगी? अभी ये केरला हाई कोर्ट के जजमेंट पढ़ते हैं, उसमें ये बातें भी की कि इवन इफ इनकॉर्पोरेटेड पर्सन, इट इज प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी स्टिल अप्लाइज, करते हैं, दिखाते हैं। Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level. Vishwanath ji, welcome. Sir, good morning, sir. Morning. Sir, on this concept of mutuality, this
captive consumption, in the sense that a person who is consuming captively, हाँ which is nothing but club or association consuming itself, or vice versa, correct member being a part of club हाँ consuming themselves is not taxable, was otherwise is a known trade law. In that sense of the matter, principles of mutuality 7.1 AA being held to be ultra wise, and 7.1 E read with 2 E, 212 E, etc., should be held to be ultra wise. Means it's right, sir. Means this hopefully should survive in Supreme Court also, yes despite constitutional amendment. Maybe constitutional amendment may be difficult, is the thought, sir. yes that is the thought. Constitutional amendment might be difficult, लेकिन पता नहीं अभी गवर्नमेंट का कितना उसको सपोर्ट मिलता है, but it is a case of revenue ना, so maybe all state governments start supporting it कि चलो let us do it, because if the MP MLA salaries are to be increased, everyone agrees. That is the kind of thing which will happen eventually. Yes, sir. Even assuming happens, then retrospectivity of the constitution will be incorrect in that sense. Yes, Yeah. yes. So maybe future taxable, but not for the past part. Not for the past. Therefore, all RWAs who are 70 more than contributing more than 7,500 and are registered, they have the strong case to fight. Yes, sir. It seems so, sir. Because the many matters are pending and many are yet to see the light of the day. So 7,500 less or more is immaterial as of now. Correct. But for the past transactions, at least up to December 2021, up to December 2021, maybe assessees can have a very good cause to say that whatever they have paid is incorrect or mistake in law or unconstitutional paid using Mafatlal. But the point is, within 3 years, they have to seek the refunds. Those things are also there. Yeah. Yes. Because if the Article 265 is itself not being satisfied, the any revenue kept by the government has to be refunded. And Section 54 is not applicable then. Then Yes, why? sir. How the 3 years concept is coming? That Limitation Act. Because when it is not under the purview of GST, we need not see 2 years of GST. We have to go back to the limitation law. Limitation law. Okay. And at the same point in time, 76 also will not apply on the fundamental point that I am paying for myself. So I have not collected from anyone. While in a practical sense, unjust enrichment is really challenging because some members may be there, some members would have retired, some members would have gone out. Correct. And then it will go to consumer welfare fund or this welfare fund. Yeah. Well, at least the interest and penalty which are demanding, that will go. That ideally should go up to December if in a very worst case scenario. Okay. Okay. सर आपके सामने कुछ केसेस ऐसे हैं रेवेन्यू के मैटर जिसको रेट्रोस्पेक्टिव दिया गया, हाँ तो एक साथ सबको से दिया गया, पूरा अमेंडमेंट करके दिया गया। हाँ ठीक, कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जो जीएसटी ने बिल्कुल नया लाया, वेयर इज एज इज बेसिस, जिसने दे दिया उसका भी भला, जिसने नहीं दिया उसका भी भला। ठीक बात। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट। तो जहां तक रेवेन्यू का मैटर है, डेफिनेटली वो उसको एक साथ 17 से ही अप्लीकेबल करेंगे। 2 केसेस तो आपके सामने हैं। नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन एक साथ 2017 से कैसे अमेंड हो जाएगा? कैसे कर दिया उन्होंने प्लांट एंड मशीनरी एंड और आर में, इसके बाद सफारी डिस्ट्रिक्ट में कैसे कर दिया उन्होंने? नहीं, मैं लॉ का अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो तो नहीं करेंगे, लेकिन जहां तक रेवेन्यू का मैटर है ना, तो उसको कोई ना कोई तरीके से वो एक साथ 17 से ही प्रभावी करे। जहां तक टैक्स और लेने की बात है तो वहां वो लिख देंगे एज इज बेसिस। जिसने दे दिया उसका भी ठीक, जिसने नहीं दिया उसको रिफंड भी नहीं करेंगे ना देंगे। ठीक बात। चलिए सर, गेमिंग वाले ऐप में भी तो बाद में चेंज कर दिए लोग ना। देखो ये बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे ये चैलेंज हुआ है, तो ये बड़ा मुश्किल है। गेमिंग में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन्वॉल्व था या नहीं था मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर इन्वॉल्व था तब तो फिर चैलेंजिंग है ही। तब था ना, वहां वो कहते थे कि ये जो है बाई लक है और ये बाई स्किल है। चलिए उस पे नहीं जाते अभी गेमिंग पे। जितेंद्र जी आपका कोई ओपिनियन? मतलब किस बारे में ये इसकी स्टैंड रहे? म्यूचुअलिटी के कॉन्सेप्ट में कोई आइडिया? म्यूचुअल मतलब मुझे लगता है कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करके ये रिटेन तो करेगी ही, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके या कुछ भी हो सकता है। प्रोस्पेक्टिवली होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, बट यस दिस विल प्रिवेल, मतलब कुछ ना कुछ करेगी। ओके। बट अगर केरला को हाईकोर्ट की अगर बात माने तो फिर वो केस में क्या होता है कि जैसे रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन और ऐसे
सपोज लिस्टिंग्स पर्सन, हाँ लिस्टिंग पर्सन के बीच में भी जो ट्रांजेक्शन होता है वो भी फिर हम बोल सकते हैं इट इज फॉर वन सेल्फ, मतलब म्यूचुअलिटी का कंसेप्ट यहाँ पे भी आता है, हाँ हाँ क्योंकि पर्सन की डेफिनेशन में डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं लिखा हुआ है, तो वहां पे भी क्वेश्चन मार्क हो सकता है कि ये करेक्ट ट्रांजेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा करेक्ट अगर ये रहा तो मुझे लगता है गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी। सही बात। अभी पहले तो ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में ये सर्वाइव रहता है कि नहीं रहता है। हाँ ये बहुत अच्छा ये जजमेंट है। तो पढ़ते हैं अगेन, डीजीजीआई का ही मामला बना ये, दैट इट वाज नॉट लायबल टू पे टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स, इट अप्रेंडेड कोर्सिव एक्शन फॉर रिकवरी ऑफ टैक्स, देयरफॉर वो हाई कोर्ट चलेगा। द पिटिशनर रन से वेरियस, ये मैं पढ़ चुका आपके साथ, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, ये सब स्कीम्स के नाम लिखे हुए हैं, उसके ऑब्जेक्ट, पेमेंट, बेनिफिट, ये सब लिखा हुआ है। तो इससे आगे आते हैं। द रिट पिटिशनर बोनाफाइड बिलीव दैट इट वाज नॉट लायबल टू पे जीएसटी ऑन सर्विसेज rendered by it to its members under the aforesaid schemes, since it was well settled through a line of precedents that the principle of mutuality would insulate services rendered by a club association to from the supply। ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ये हमने दोनों सेक्शन आपके साथ डिस्कस कर ही लिया। अब देखो प्रेयर क्या कर रहे हैं। Declared that the provision of clause E and AA and the explanation thereto, Kerala, are unconstitutional and void, being ultra vires the provisions of Article 246A, read with Article 366 12A, जो अभी हमने definition पढ़ा, and violative of Article 14, principle of equality, 19(1)G, right to trade, 265, cannot collect the tax without the authority of law, and 300A, right to property। फिर लिखा, in an alternative, issue a declaration that the phrase shall be deemed to have been inserted with effect from 1st July 2017 in this is unconstitutional and void, being violative of article, तो retrospective effect नहीं होना चाहिए वगैरह। अब आइए, the findings of the single judge, that the retroactive operation given to the amendment could not be legally sustained on the principles of fairness and set aside the retroactivity envisaged for the amendment. On the aspects of mutuality, the learned senior counsel would submit as follows: identity between club and members in the long established common law, ये देख रहे हैं, मैंने कहा था बहुत समय से है ये, that there is a identity between a club association and its member under the principle of mutuality. Consequently, there can be no sale oblique service by a club to its members. This position in law was recognized even in the 19th century in Gaff versus Evans. Principle applies to even to incorporated clubs. ये जो मैं बता रहा था, that club associations have long acted upon the faith of this position in law, and that this principle applies even to incorporated clubs. Society बना दिया, company बना दिया, was recognized in Trebong Working Men's Club and Institute Limited versus McDonald 1940। कहाँ का है पता नहीं। Principles applies even to tax laws. Even in taxation laws, the position of a members of the club, though incorporated, has been recognized to be quite different. That is, that the members club was only structurally a company and did not carry on trade or business so as to attract corporate profit tax. Principle well recognized in India. This position has long been recognized and applied in India by various high courts, as has been acknowledged even by the Supreme Court, in the manner of stating a well-settled position in law in respect of which no detailed analysis was required. The Supreme Court recognized that in case of a club, the services were to members themselves, that it was a self-serving institution, that a club was identified with its members, and that it could not be said that a club had an extensive apart from the members. Incorporation is irrelevant. It has been clarified by the Supreme Court that services provided by a club for members have to be treated as activities of self-serving institution, even if the club is incorporated as a limited company under the Companies Act, and that it was clear that the club cannot be treated as a separate legal entity of the nature of a limited company carrying on a business. Cricket Club of India. No transfer between, इसको छोड़ देते हैं। 46th Amendment attempts to bring clubs to tax. इसको हम legislative history बोल रहे हैं कि 19th सेंचुरी में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कौन सा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपको टाइमलाइन जब तक नहीं बनाएंगे
आप उसको डिफेंड करने के लिए आप सही ग्राउंड नहीं बना पाएंगे। इन एन अटेम्प्ट टू लेजिटिमाइज लेवाई ऑफ सेल्स टैक्स ऑन ए क्लब ऑब्लिक एसोसिएशन, द कॉन्स्टिट्यूशन 46th अमेंडमेंट 1981 had sought to define tax on sale or purchase of goods as including a tax on the supply of goods by an unincorporated association or body of person to a member thereof for cash business. Mutuality survives 46th Amendment. Even the 46th Amendment did not do away with the basis of principle that the club, association, and its member are one and the same. Further, even though the on its term, 46th Amendment extended only to the supply of goods and not to the provision of services. फिर इसको सुप्रीम कोर्ट स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल कैलकाटा क्लब बहुत फेमस केस है. The said decision also recognizes that the law has always been that the principle of mutuality extends even to incorporated clubs and not just to unincorporated clubs, and that the 61st Law Commission report which preceded the 46th Amendment had not appreciated this. No service between club oblique association and its member. कलकत्ता क्लब का ये कहानी है, ये सब हम लोग छोड़ देते हैं. The Constitution 101st Amendment defined goods and services tax as on tax on supply of goods or services or both as per Article 366(12)(a). 29A में deemed sale और purchase of goods के बारे में है, यहाँ जीएसटी के बारे में. और इसी डेफिनेशन एनालिसिस करने के बाद ये लिखा गया है कि ये साफ साफ इससे मतलब ये निकल रहा है कि देयर कैन बी नो सप्लाई टू वन सेल्फ, देयर शुड बी अ टू पार्टीज, वन प्रोवाइडर द अदर रेसिपिएंट. व्हाइल सो बाय द फाइनेंस एक्ट 2021 ये इंट्रोड्यूस किया गया, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स इंट्रोड्यूस किया गया और इसको आर्टिफिशियली एनलार्ज टू इंक्लूड activities or transaction between a club, association and its members. While the Gannon Curley case, ये भी famous है. While the constitutional power was to levy only a tax on sale or purchase of goods, the state legislature sought to expand this power by inserting an artificial definition in the sales tax legislations to effect that sale would include a worse contract. अब देखिए ये जो आर्टिकल 366 जो है ये वाला कहाँ गया, ए, जब स्टेट गवर्नमेंट ने वर्स कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जीएसटी लगाने की कोशिश की तब ए आया, सॉरी ये है वर्स कॉन्ट्रैक्ट का, फिर हायर परचेज का ये आ गया, फिर मतलब अलग अलग केस लॉज हैं, अलग अलग केस लॉज है. इसमें लिखा हुआ है कि कब कब ये एक्सपैंड होता गया. आफ्टर ऑल द वेरी फैक्ट, अब अगर आप जीएसटी का ये वाला डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई, जब वो ये लिख रहा है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ ये वगैरह वगैरह, तो इसका आर्ग्यूमेंट ये क्यों लिखना पड़ा, notwithstanding any law in force reaffirms that law in force was mutuality. Further in this regard, the such as in section 7(1) is telling, it reveals that ये such as कहाँ लिखा हुआ है? So that is on 7(1)(a. They're talking about 7(1)(a). 7(1)(a). For the purposes of this act, the expression supply includes all form of supply of goods or services or both such as. Yes, such as. तो such as में जितना भी सेल एक्सचेंज ये सब लिखा हुआ है, सब में टू पार्टीज होना मैंडेटरी है. ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन कैन एक्सपेंड व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन. इफ दिस लेजिस्लेटिव पावर ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी एक्सपेंडेड बियॉन्ड द नोन लीगल कनोटेशंस, it can be done only by a constitutional amendment doing away with long established and well recognized concept of mutuality. That is, by a constitutional amendment which invests the parliament and state legislature with the power to levy GST on self-services between the club and members. A statutory amendment, howsoever creatively worded and ingeniously couched as a clarification, would not suffice. Why a validity statute will not suffice? If a judgment, example YMIA Ranchi Club Calcutta merely state a position of statutory law, it could be undone by a validating statute. तो जीएसटी में कुछ इंटरप्रिटेशन तो जीएसटी उसको ओवरराइड कर सकता है by amending it. But where the judgments recognize a long-standing principle of law which has a bearing on the extent of a power bestowed by a constitution to legislatures, then that power can be enlarged only by a constitutional amendment and not by the legislatures through statutory amendment. तो हम लोग क्या करते हैं, 52 पेज का है, बहुत टाइम लग जाएगा. What we do, यह पढ़ जरूर
लीजिएगा, हम लोग डायरेक्ट उस पे आते हैं, डिस्कशन एंड फाइंडिंग। वी हैव कंसिडर्ड द राइवल सबमिशंस एंड हैव गॉन थ्रू द प्लीडिंग एज वेल दिस यहाँ पर। इंडीड द लेजिस्लेचर हैज द पावर टू enact validating laws that remove the basis of invalidity pointed out by the courts in relation to earlier unamended law. However, we are in these proceedings concerned with a slightly different issue which whether it would be competent for a legislature to levy tax on a transaction where the taxable event in relation to the subject of taxation has not been recognized as such by the Constitution. In other words, when the Constitution has understood a taxable transaction as necessarily involving two persons, can a legislature deem a transaction that does not involve two persons as a taxable transaction? This is the limited point on which we find ourselves at variance with the views of the learned single judge in the impugned judgment who found this. चलिए इसको हम आगे बढ़ते हैं. Therefore, it can be safely assumed that scheme of GST under the Constitution also contemplates the existence of at least two persons, a provider and a recipient, before one can infer either a supply or a service for the purposes of levy. In other words, the concept of self-supply or self-service are not envisioned under the Constitution for the purposes of levy. CGST SGST is merely to amend the definition of supply to include activities or transaction by a person other than individual to this. ठीक है, इसको छोड़ते हैं. We are of the view that when a word oblique concept in the Constitution has been interpreted by the Supreme Court in a particular manner, a legislative body that derives its legislative competence to enact a statute from the Constitution cannot give to the word or concept a meaning that goes against the meaning assigned to the same word oblique concept by Supreme Court in the context of setting under the Constitution. अच्छा देखिए क्या, thus even if there is now a deemed supply based on the amendments affected to the CGST SGST Acts, there is no deemed service in circumstances where the service is rendered by club or association to its members, since the definition of service has not been amended. Definition of service देखें क्या? Services mean anything other than goods, money and security, but includes activity relating to the use of money or its conversion by cash or by any from one form this to another with a separate for which separate explanation. For the removal of doubt, it is hereby clarified that the services includes facilitating or arranging transaction in security. यहाँ पर वो कह रहे हैं कि नहीं लिखा हुआ है कि services by club to its members will be treated as deemed service. ये नहीं लिखा हुआ है. अगर लिख देंगे तो क्या वैलिडेट हो जाएगा क्या? सर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है. आई थिंक वहाँ कहना वो चाहते हैं. नहीं, ये ठीक यही कहना चाह रहे हैं कि आपने जीएसटी लॉ में अमेंड किया, डेफिनेशन ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई अमेंड कर दिया, बिजनेस में तो पहले से था, लेकिन सर्विसेज में कहाँ अमेंड किया? लेकिन अगर सर्विसेज में भी अमेंड कर देते हैं तो भी क्या ये लॉ वैलिडेट, जीएसटी का लॉ वैलिडेट हो जाएगा? तो डाउट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ तो कैसे वैलिडेट हो जाएगा? इट इज वर्थ रिकॉलिंग दैट व्हेन द सिमिलर सिचुएशंस अरोज इन द पास्ट वेयर वेरियस स्टेट लेजिस्लेचर्स attempted to broaden the tax net by statutorily expanding the definition of sale, the Supreme Court struck down such amendments as being beyond the meaning of the word sale in entry 54 of list 2 of the 7th schedule to the Constitution. जब मैं पूछ रहा था कि डीम्ड सेल का कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में लाने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने एंट्री 54 ऑफ लिस्ट 2 में सेल वर्ड को एनालिसिस किया तो उन्होंने कहा कि इस सेल को वाइड मीनिंग नहीं दे सकते, नैरो ही मीनिंग होगा. सेल का मतलब देयर शुड बी ट्रांजैक्शन बिटवीन टू पार्टीज. देयरफॉर टू गेट ओवर द सेट डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन हैड टू बी अमेंडेड टू ऐड 6 सब क्लॉजेस A to F to the newly inserted article 369 sub article 29A of the Constitution of India. तो इसके कारण ये इंसर्ट हुआ, गन एंड डन के कारण वर्स कॉन्ट्रैक्ट में ये इंसर्ट हुआ, ऐसे करके ये सारे इंसर्ट होते गए. द कोर्ट हेल्ड दैट एंट्रीज इन द लिस्ट हैड टू बी कंस्टिट्यूट वाइडली एंड व्हेन सो कंस्टिट्यूट द वर्ड इनकम कुड बी इंटरप्रेटेड टू इंक्लूड विद इन इट्स एम्बिट्स इवन ए लोन एडवांस. अच्छा, ये डीम्ड लोन को डिविडेंड मान रहे हैं उसका है. But providing an inclusive definition of goods in Article 366(12), इसको भी छोड़ते हैं. We do, however, find that the statutory provisions impugned in this proceeding suffer from a definitive lack of legislative competence. Accordingly, the provisions of Clause E, Clause AA, and the explanation thereto, and the provisions of Clause and the explanation are declared as unconstitutional and void, being ultra vires the provisions of Article 246A. Read with this and this of the Constitution of. The insertion of a statutory provision that alters the basis of indirect taxation with retrospective effect so as to tax person for a prior period
when they had not anticipated such a levy and consequently had not obtained an opportunity to collect the tax from the recipient of their service militates against the concept of rule of law. Complete. अच्छा, ये 2 जज का जजमेंट है. ओके. यस. सर, one point on the point of whether अगर सर्विस डेफिनेशन अमेंड होगा तो भी ये नहीं होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सर्विस डेफिनेशन का भी अमेंडमेंट लाना पड़ेगा. करेक्ट. ठीक. सो या दैट इज करेक्ट. सर ये केस में सिंगल जज के पास पहले गया था, सिंगल जज ने कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी अपहेल्ड किया था, बट रेट्रोस्पेक्टिव को ना बोला था. फिर फिर डबल जज के पास गया और उन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया. ओके. अल्ट्रावायर्स. तो आप लोग के पास जितने भी केस है ये क्लब वाले फाइट बनता है और बहुत मतलब अच्छा लगा इस जजमेंट को पढ़ के. सर लेकिन अभी उन लोगों ने सबने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया और टैक्स पे कर रहे हैं करंट में. नहीं तो जो मोटा पार्टी है वो सबको फाइट करना पड़ेगा. और क्या, मान लो कम से कम इंटरेस्ट पेनल्टी तो बचेगा और पे कर दिया, और मान लो नोटिस किसी को आ गया है तो मतलब वी हैव ए सॉलिड ग्राउंड टू फाइट द केस. ऑब्वियसली ये हाई कोर्ट ही जाएगा, अपीलेट अथॉरिटी से नहीं होगा ये. हम लोग देख रहे हैं सर यहाँ के बैंक्वेट हॉल बुक करते हैं, वो थर्ड पार्टी आते हैं बाहर से, लेकिन शायद किसी मेंबर के रेफरेंस से ही बुक होता है. ओके. लेकिन मतलब आउटसाइडर भी बैंक्वेट हॉल बुक करते हैं देखें क्लब में. ये तो थर्ड पार्टी अगर बुक कर रहा है तब तो कहीं कोई डाउट नहीं है ना, उसके ऊपर जीएसटी लगना है क्योंकि 2 पार्टीज है. लेकिन मेंबर्स बुक कर रहा है और अगर ये और इस्टेब्लिश हो जाता है मेंबर्स ने अपने लिए ही बुक किया है तब तो जीएसटी ऐसा वो डम्मी होता है. शादी किसी और मैं ये नहीं कर रहा हूँ. कोर्ट के पास थोड़ी जाएंगे, कोर्ट थोड़ी देखता है कि डमी है या नहीं है. वो तो कोर्ट का काम है वो वैलिडिटी देखना. एनी अदर व्यू पॉइंट? नहीं तो फिर कंक्लूड करते हैं. सर ओनली गोइंग फॉरवर्ड के लिए भी मेंबर से पैसा लेकर जीएसटी इनवॉइस बिल काटते हैं. मेंबर जीएसटी नहीं पे करना चाहते हैं बिकॉज दे वांट टू यूज दिस बेनिफिट. Okay, then and it will be a member or the club or they themselves has to compute and pay. If they are not collected and paid. Yes. So correct. Collected and paid nahi hoga. They will end up paying on out of their own pocket. And maybe pay under protest going forward also, and or periodically in the annual returns they can say that whatever I have paid, subject to the outcome of the decision, they reserve the right to seek refund from the government. जब भी जैसा नॉर्थन ऑपरेटिंग आया तो हल्ला मचा दिया, गवर्नमेंट में सभी से मांग रहा है पैसा. इट डज सो द कॉलरली शुड आल्सो बी ट्रू इन अ रियल सेंस. करेक्ट. नहीं तो इसमें मतलब जो बड़े क्लब्स हैं, आरडब्ल्यूएज हैं, तो उनको ये रूट अपनाना चाहिए. मतलब मे बी दे आर पेइंग ऑन प्रोटेस्ट. इन द मीन टाइम दे कैन डायरेक्टली गो टू हाई कोर्ट without waiting for any notices, challenging the law itself. That can be done, na? There is no need for notices to... Absolutely, sir. Mafatlal, on this same first category karke, they told the same thing. You can directly go to High Court. Yes. तो वेट करने की जरूरत नहीं कि नोटिस आएगा तब जाएंगे. आप डायरेक्टली जाइए, क्या दिक्कत. चलिए फिर कंक्लूड करते हैं. थैंक यू सो मच. ओके, बाय. नमस्ते. Thank you, sir. Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level.